बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बेटा वही बीम्स से रिलेटेड है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम बीम्स का बताया था, वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड। अब वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड जो है उसको अगर हम आज थोड़ा सा देखें, इसके कंट्रोल्स में से मैं देख लूँ। ठीक है, म्यूट नहीं है। हाँ जी, वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड में हमने ये बोला था कि हमारा जितना भी कंप्रेशन होता है वो कंक्रीट लेती है और जितनी टेंशन होती है वो स्टील लेती है। अब हमने इसमें अजम्पशन ये रखनी होती है कि हमारे ना स्टील यील्ड हुआ ना हमारे पास कंक्रीट में क्रैक आए। हम उसमें लिमिट कर देते हैं। हमारी अजम्पशन ये होती है कि कंप्रेशन जो है वो टॉप फाइबर, मतलब बीम का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे सबसे ज्यादा है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हो जाता है और टेंशन सिर्फ सरिया ले रहा है, कंक्रीट का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमने ये कहा कि कोई भी एक बीम है, लेट से उस बीम का टॉप से लेकर हमने ये बोला कि सरिये तक का जो फासला है, लेट से अगर वो इफेक्टिव डेप्थ जिसको बोलते हैं अगर वो स्मॉल डी है, तो हमने कहा ये जो हमारे पास कंप्रेशन एक फोर्स लग रही होगी जो कि कंक्रीट जिसमें हद कर रहा होगा, और एक टेंशन फोर्स लग रही होगी जो कि सरिया ले रहा होगा। कोई भी एक सेक्शन है उस पर जब आप लोड लगाएं, उसे फ्लेक्जर में बेंड करें, कोई भी बीम है उस पर अगर आप वजन रखें तो उसके ऊपर वाले हिस्से में कंप्रेशन, उसके नीचे वाले हिस्से में टेंशन। अब जो कंप्रेशन आ रही है ये ट्रायंगुलर सा एरिया बन रहा है, इसका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट निकालने से क्या हुआ, हम ये बोलेंगे कि जी ये जो कंप्रेशन है ये अगर पूरे का पूरा टॉप से लेकर स्टील के मिड तक अगर स्मॉल डी थी इफेक्टिव डेप्थ, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो कंप्रेशन है ये के डी में लग रही है सिर्फ। ये मतलब इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो के डी के बराबर है, तो कंप्रेशन का अगर हम रिजल्टेंट बनाएं तो वो के डी बाई 3 पे लग रहा होगा टॉप से। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो कंप्रेशन हमारे पास इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगी 1/2 इंटू एफ सी, जितना कंक्रीट पे प्रेशर आ रहा है मैक्सिमम, मल्टीप्लाइड बाय के डी जो उसकी हाइट है, मल्टीप्लाइड बाय जितनी बीम की विड्थ है। सेम इसी तरह हमारे पास जो टेंशन होगी वो होगी टेंशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय फोर्स अप्लाइड ऑन स्टील। लेट से एरिया, एक सरिया है उस पर कितना वजन लग रहा है, कितने सरिये पड़े हुए हैं, तो वो मल्टीप्लाई करके आपस में। फिर अगली चीज आती है इन दोनों के दरमियान का फासला, सी और टी के दरमियान का फासला वो जे डी के बराबर होता है। ये जे डी के बराबर का फासला निकालने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमने मोमेंट निकालना होता है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टिंग मोमेंट होगा। मतलब कोई भी इन दोनों में से कोई भी फोर्स पकड़ लो, सी पकड़ लो या टी पकड़ लो, उसको मल्टीप्लाइड बाय जे डी अगर किया जाए जिस तरह यहाँ पे इन्होंने किया है, तो ये मोमेंट आया था एक। अब ये मोमेंट क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टिंग मोमेंट है। ये रेजिस्टिंग मोमेंट्स का क्या मतलब हुआ, आपको लोड दिया जाता है, वो लोड से आप एक मोमेंट निकालते हैं। मतलब लेट से अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर बीम के ऊपर पड़ा हुआ है तो लेट से वो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 से हम मोमेंट निकालते हैं। वो मोमेंट वो होता है जो हमारे वजन रखने की वजह से उस बीम पे आ रहा है। उस मोमेंट को रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये मोमेंट मौजूद है, तो हमारा ये वाला मोमेंट उस मोमेंट से ज्यादा होना चाहिए। तो सेम इसी तरह से इन्होंने ये थोड़े से रिलेशन स्टेब्लिश किए हैं कि अगर टोटल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ जो है वो स्मॉल डी हो, तो सी से टी तक का फासला जे डी है, और जे डी किसके बराबर है, पूरे का पूरा इफेक्टिव डेप्थ माइनस के डी बाई 3 के। तो डी अगर कॉमन लेकर दोनों तरफ से काट दिया था तो जे इज इक्वल टू 1 - k/3। अब मैंने आपको बोला था कि जो टेंशन है वो ए एस एफ एस के बराबर, ए एस एफ एस जे डी मल्टीप्लाई हो गया। कंप्रेशन मैंने बोला था हाफ एफ सी के बी डी के बराबर है, तो हाफ के सी बी डी मल्टीप्लाई बाई जे डी हो गया। तो हम इसको स्मॉल कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इतना सारा करने के लिए, क्योंकि ये एक किस्म का कांस्टेंट ही होता है एक बीम के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी चीजें हमारे से हो जाएंगी। हमारे पास क्या नहीं है जो हम निकाल सकें, वो है के की वैल्यू। के की वैल्यू के लिए उन्होंने एक सिंपल सा रिलेशन दिया हुआ है, के इज इक्वल टू 1/1 प्लस एफ एस ओवर एन एफ सी। अब चाहे तो हम इसकी डेरिवेशन में चले जाएं, चाहे तो हम इस रिलेशन को वैसे ही इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेट्स से यू हैव बीन गिवन विद अ न्यूमेरिकल, डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 20 फीट कैरिंग a live load of 1.5 kip per feet and dead load of 2 kip per feet.
The material stresses are FC 1300 or FS 22,300 psi. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और कंक्रीट दोनों चीज़ें हमें गिवन है। हम सबसे पहला काम करते हैं, इसको बिल्कुल सादे तरीके से करो, इसमें किसी किस्म के फैक्टर लोड वगैरह नहीं मैं अप्लाई करूंगा। जितना डेड लोड जितना लाइव लोड ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद इसमें मैं डेड लोड को बस तो मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 1.2 से और लाइव लोड को 1.6 से, जो लेटेस्ट चल रहा है, ये 1.4 डेड लोड और 1.6 लाइव लोड। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करूंगा, डेड लोड को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, लाइव लोड को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, वो चीज़ मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं अपना टोटल लोड निकाल लेता हूँ पर रनिंग फीट कि डेड और लाइव मिला के कितना बन रहा है। इस यूडीएल के अगेंस्ट मैं अपना मोमेंट निकालूंगा। तो मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, WL²/8। तो मैंने जो यहाँ पे टोटल लोड निकाला है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो मेरे पास आंसर आ गया 175 किप फीट। किप फीट में मेरे पास आंसर आ गया, लेकिन मेरे पास सारी आगे कैलकुलेशन मेरे पास इंचेस में चलनी है, क्योंकि बीम की विड्थ, डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, ये सब चीज़ें इंचेस में होती हैं। तो मैं किप फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 175 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो 2100 इंच किप या किप इंचेस बन गया। द साइज ऑफ बीम्स, अब बीम का साइज क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम के का फॉर्मूला निकालते हैं। के इज इक्वल टू 1/1 प्लस एफ एस ओवर एन एफ सी। एन होता है आपका इन दोनों चीजों की रेशो, ई एस डिवाइड बाई ई सी। ठीक है, एफ एस हमें गिवन है, एफ सी भी हमें गिवन है, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो के इज इक्वल टू 0.318, यहाँ तक हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद जे की वैल्यू, जिस तरह पीछे मैंने बताया था, जे इज इक्वल टू 1 - k/3, तो जे की वैल्यू, के की वैल्यू आ गई, जे की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट का रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। लेट से मैं कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं टेंशन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिलहाल मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस्तेमाल करता हूँ। मोमेंट इज इक्वल टू कंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय जे डी। कंप्रेशन का मैंने पिछली स्लाइड में बताया 1/2 एफ सी के जे बी डी स्क्वायर हो गया, या फिर इसको आर बी डी स्क्वायर भी हम कह देते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं सारी। मोमेंट की जगह पे हमारा जो मोमेंट आया था ऊपर से, जो इस पे अप्लाई हो रहा है, वो डाल देते हैं। 1/2 एफ सी हमें गिवन है, के हमें पता है, जे हमें पता है, बी डी स्क्वायर हमने निकालना है कि बीम की चौड़ाई और गहराई कितनी रखी जाए। तो हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को सॉल्व कर देते हैं बी डी स्क्वायर के लिए। तो बी डी स्क्वायर एक साइड पे रख देते हैं, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो मोमेंट डिवाइडेड बाय बाकी जितना भी बचा था 1/2 एफ सी के जे, तो मोमेंट डिवाइड बाय 0.5 एफ सी के जे, तो ये आ गया। इससे हमारे पास एक वैल्यू होगी 11,364 इंच क्यूब। ये बी डी स्केयर की वैल्यू है। अब बी डी स्केयर की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। दो तरीके होते हैं, यहाँ पे आप अपना बी अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारी कोशिश होती है जितनी चौड़ी हमारी दीवारें होती हैं या जितना चौड़ा हमारा कॉलम होता है उतनी चौड़ी ही हम अपनी बीम बनाते हैं। लेकिन हमारे पास अगर उस किस्म कोई वो नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितनी चौड़ाई है, लेट से अगर चौड़ाई मेरे पास 10 इंच है, तो मैं अपनी गहराई जो है वो 15 इंच रखना चाह रहा हूँ, उसका 1.5 गुना। रफली बीम ऐसी ही होती है तकरीबन में। तो मैं डी और बी की रेशो जो है ना 1.5 रखना चाह रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, मेरी गहराई जो है वो मेरी चौड़ाई का 1.5 गुना होगी। तो ये डी इज इक्वल टू 1.5 बी। तो ये डी की जगह 1.5 बी रख देते हैं हम, ताकि सिंपल बी में सारा कुछ हो जाए। तो बी इंटू 1.5 बी का स्केयर कर दिया, तो हमारे पास बी क्यूब में वैल्यू आ गई। तो उससे हम बी निकाल सकते हैं। हमारे पास 11,364 इंच क्यूब है। यहाँ पे जो स्मॉल डी है इसकी जगह के बी की वैल्यू रख दे, इसको 1.5 गुना कर देते हैं बी के हिसाब से। तो हमारे पास इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 18 इंचेस। 18 इंच चौड़ी बीम है, हमने कहा था इसकी जो गहराई है वो उसका 1.5 गुना होगी, तो इसका 1.5 गुना हमारे पास तकरीबन 25 इंच बन रहा है। या इस 18 इंच को हम वापस उस इक्वेशन में डाल दें तब भी वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बीम कितनी बनी, इसकी इफेक्टिव डेप्थ मतलब टॉप फाइबर से लेकर नीचे जहां पे सरिया पड़ा हुआ है वहां तक की डेप्थ। अब ओवरऑल डेप्थ जो बीम की होती है उसमें क्या क्या आता है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस नीचे वाली साइड पे ½ इंच का कवर होता है।
ठीक है, कंक्रीट का कवर किया जाता है ताकि सरिये को वो जंग न लगे। प्लस आपका लेट से अगर स्टील अगर 1 इंच वाला आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी दरमियान तक होती है ये डेप्थ, ठीक है, तो उसका हाफ भी बीच में डाला जाता है, तो ओवरऑल आपकी बीम की जो डेप्थ बन रही है मेरे पास 18 बाई 27 इंच बन रही है। अब डिजाइन ऑफ स्टील इज इक्वल टू एम ओवर एफ एस जे डी। ये दूसरा, पहला मोमेंट हमने कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया था, दूसरा हम स्टील वाला इस्तेमाल करते हैं, एम इज इक्वल टू ए एस एफ एस जे डी वाला, तो उसमें से एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू मोमेंट हमें जो हमने अप्लाई किया हुआ है, एफ एस हमें गिवन है, जे डी हमें पता चल गया है, तो ये सारी वैल्यूज डाली तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गया 4.21 इंच स्क्वायर। अब हमें एक टेबल आपको इसी स्लाइड में मैं आगे दिया हुआ है, 4.21 इंच स्क्वायर के लिए आपके पास कितना स्टील का एरिया आएगा, ये टेबल A2। तो मैं लेट से अगर नंबर 8 बार यूज करता हूँ तो मेरे पास नंबर 4 आ जाती हैं। मैं 4.21 यहाँ से सर्च मारूंगा, लेट से मेरे पास नंबर 7 बार 7 आ रही हैं, या फिर अगर मैं 8 पे चला जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, 9 पे या 10 पे चला जाऊँ तो मेरे पास इस तरह से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कौन सा सरिया इस्तेमाल करूँ और कितनी तादाद इस्तेमाल करूँ, तो वहाँ से मेरे पास एरिया आ रहा है। जितना मेरे पास एरिया रिक्वायर्ड है उसको मैं उस टेबल में देखूंगा, और जब मैंने उसको उस टेबल में देखा तो मेरे पास एरिया आ गया। अगर मैं 8 बार इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इंची वाला सरिया इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास एरिया ऑफ स्टील जो है 4.21 इंच स्क्वायर है, मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं उस टेबल में वापस जाता हूँ, तो ये अब मैं कहता हूँ कि मैंने नंबर 8 मतलब 8 सूत्र का सरिया या फिर 1 इंची वाला सरिया इस्तेमाल करना है, 4.21 मेरे पास कहाँ आ रहा है, तो आगे चलते जाएं, 3.95 आ गया, 4.74 आ गया, तो 6 नंबर 8 बार, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है। कोशिश करनी चाहिए, 4.21 है तो आप ये 7 नंबर 7, लेकिन एक बीम के अंदर 7 बार आप डालोगे, वो भी 7 सूत्र की, 7 सूत्र वाला सरिया स्पेशली मंगवाना पड़ता है, वो मिलता नहीं है। तो आपने कोशिश करनी होती है नंबर 6 में, नंबर 8 में, नंबर 4, ये हमारे सबसे ज़्यादा मिलने वाले सरिये हैं। या फिर हमारे पास बचता है क्या कहते हैं 1.5 इंची वाला सरिया, तो खैर इस तरह इस्तेमाल नहीं होता। कोशिश कर लिया करो इन्हीं में से करना है, 4 6 5 भी मिल जाता होता है, 4 5 6 और 8, तो हमारे पास 4.21। अगर मैं छोटे सरियों में जाता हूँ तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं 8 सूत्र वाले में रहते हुए इसको 6 नंबर 8 बार रेकमेंड कर दूंगा। थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया लेकिन जाने दें। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि कल को आपने जब बीम डिजाइन करनी है तो ये थोड़ा सा सरिया आपके रिक्वायरमेंट से जो ज्यादा जा रहा है, तो अगर बीम्स अगर सैकड़ों की तादाद में होगी तो सरिया भी ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या रिकमेंड कर देंगे कि हमारी बीम का साइज 18 बाई 27 का होगा, और उसमें 6 बार होंगी नंबर 8 की। 5.32 आया था ना, देखो थोड़ा सा सरिया यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हो गया है, तो हम 6 बार इस्तेमाल कर लेंगे नंबर 8 की। आगे चलते हैं, स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड। अब स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस डिजाइन मेथड। अब अल्टीमेट स्ट्रेस डिजाइन मेथड में अब हम ये देखते हैं कि हमने पिछली बार ये कहा कि कंक्रीट में किसी किस्म का क्रैक नहीं आया, स्टील ने यील्ड नहीं किया, हमने एक बस लिमिट लगा दी थी कि 0.002 से ज़्यादा स्ट्रेन ना हो और उस पर सारा कुछ हो जाए। लेकिन उससे भी बेहतर एक तरीका होता है अल्टीमेट स्ट्रेस डिजाइन। इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि कंक्रीट ने वजन लेना है, जितना वो बर्दाश्त करता है मैक्सिमम वहां तक उस पर वजन डालो। स्टील भी जितना बर्दाश्त करता है मैक्सिमम वहां तक डालो, उसमें बिल्कुल मामूली सा मार्जिन रखो, उसके अगेंस्ट हम डिजाइन करेंगे। इसका फायदा क्या है स्ट्रेस डिजाइन मेथड का? वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन जो पुराना मेथड भी आपको पिछला मेडिकल करा है, उससे क्या फायदा है? मोड ऑफ फेलियर हमें पता चल जाता है, हम इसको कंसीडर करते हैं कि हमारी कंक्रीट जो है या बीम जो है वो ब्रिटल फेलियर हो, एकदम से टूट रही है, या फिर हमारा पहले सरिया यील्ड होगा, फिर वो थोड़ी सी झुकेगी और फिर हमें आइडिया होगा फिर टूटेगी। नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ कंक्रीट हमें पता चल जाता है। मोर रियलिस्टिक फैक्टर सेफ्टी आ जाता है यहाँ पे। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अगर हम वर्क स्ट्रेस मेथड देखें उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसमें 6 से 7 के करीब होता है, कि मतलब एक बीम है वो जितना वजन उठा सकती थी उसका 5 से 6 गुना कम वजन डाला जाता है। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 2.5 इससे ऊपर नहीं होना चाहिए।
दो भी बहुत ज्यादा होता है। दो का मतलब होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि एक बीम है वो आप उस पे 1000 किलो वजन डाल सकते हैं, लेकिन आप डाल 500 रहे हैं, तो आप बाकी का 500 जाया कर रहे हैं सेफ्टी के नाम पे। आप 750 तक डाल लो, 250 का मार्जिन रख लो। अल्टीमेट लोड प्रिडिक्शन जो होती है आपकी 5% के अंदर अंदर एक्यूरेसी में आती है, कि आपको पता होता है कि मेरे पास यहाँ पे लोड जितना आना है वो 5% उसमें गलती हो सकती थी, तो आप 100 की बजाय 95 किलो तक अगर वजन डालोगे तब भी आपका काम चल जाना चाहिए, लेकिन 90 तक डालते हैं, 100 से 90 के दरमियान, 10% सिर्फ रखते हैं। अब इसमें सेविंग बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। मतलब मेरी एक बीम है, उसमें मैंने 1000 किलो वजन डालना है। अब बड़ी बीम डालूंगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 का मतलब है कि जितनी मैं जोर लोड में डाल रहा हूँ, बीम की कैपेसिटी उसका डबल है। मतलब जितना बीम वजन उठा सकती है उसका आधा उस पर डाला जा रहा है। तो अगर मैं वो इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास बीम बड़ी बनेगी, लेकिन अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कम कर देता हूँ, अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1.5 तक ले जाता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि जितना मैं लोड डाल रहा हूँ बीम उसका 1.5 गुना उठा सकती है, तो मेरे पास बीम छोटी बनेगी, सेविंग्स होंगी। अनसर्टेनिटीज इन एनालिसिस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं बेटा? जब भी हम कोई भी एक एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप भी जब कल को डिजाइनिंग करेंगे, तो मेन गलती हमारे पास होती है लोडिंग पे। जितने भी स्ट्रक्चर्स के फेलियर होते हैं वो यहाँ पे गलती की जाती है। आप जितना लोड डाल रहे हैं असल में, और जितना आपने सोचा था, मतलब मैंने अज्यूम किया था कि जी ये एक बिल्डिंग होगी, इसके अंदर मैं इतने फ्लोर्स बनाऊंगा, इसमें इतना लोड डाला जाएगा, लेकिन जब मैंने डिजाइन कर लिया, बाद में जो क्लाइंट था उसने क्या किया, उस बिल्डिंग के टॉप पे बड़ी सारी पानी की टैंकी भी बना दी, एक दो फ्लोर एक्स्ट्रा भी बना दिए, तो वो गलत हो जाता काम। लोड डिस्ट्रीब्यूशन में डिफर, लोड डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आ सकता है। लेट्स से मैंने जो टॉप रूफ है, एक हाई राइज बिल्डिंग होती है, उसकी जो टॉप रूफ होती है, उसको मैंने डिजाइन किया कि यार उस पर सारे पे एक जैसा लोड आएगा, लेकिन जब वो बिल्डिंग शुरू हुई, फिर बाद में पता चला जी उसके सारे बड़े बड़े मशीनरी जो चिलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े एसी होते हैं, उन्होंने एक साइड पे रख दिया। तो उससे क्या होगा, एक साइड पे लोड ज्यादा आएगा और एक साइड पे लोड बिल्कुल कम आएगा। लेट से एक कमरा है, उसकी छत के एक साइड पे सिर्फ पानी वाली टंकी रखी गई है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनालिसिस, आप एनालिसिस को सिंप्लीफाई करते हुए बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, कुछ अजम्पशंस ऐसी होती हैं वो उनको ले जाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर बिहेवियर नॉट परफेक्टली नोन। अब एक बिल्डिंग है जो कि 6 मंजिला है, आपने डिजाइन तो कर दी, लेकिन आपने जेहन में ये नहीं रखा कि अब बिल्डिंग जितनी ज्यादा ऊंची होती जाएगी उस पर विंड लोड भी आता है। जल्जला आएगा तो वो लोडिंग रिवर्स भी होती है। मतलब जल्जला चीजों को शेक करता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे करता है। तो जब वो आगे पीछे कर रहा होगा या ऊपर नीचे कर रहा होगा, जितना लोड उस पर पड़ रहा है उतना उसमें लेफ्ट राइट भी पड़ रहा होगा। एक्चुअल डायमेंशन में डिफर, जब आप डिजाइन तो आप कर देते हैं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहां पे जो गलतियां आ रही होती हैं। स्टील पोजीशन में नॉट बी प्रॉपर, सरिये वाले लोगों ने स्टील को प्रॉपर नहीं रखा। जितना आपने इफेक्टिव डेप्थ जो मैंने पीछे बोली है, टॉप फाइबर से लेकर स्टील जहां तक पड़ा हुआ वो डेप्थ को बोलते हैं, उन्होंने ज्यादा ऊपर रख दिया। अब वो न्यूट्रल एक्सिस के पास चला गया। स्टील आपका बीम, अगर एक बीम है, एक रेक्टेंगुलर बीम है, स्टील उसमें मैक्सिमम जितना नीचे तक जा सके उतना होना चाहिए, लेकिन अगर वो ऊंचा करके रखते हैं तो उसकी बीम की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एक्चुअल मटेरियल स्ट्रेंथ में डिफर, आपने सोचा था कंक्रीट जो है वो अच्छी होगी, लेकिन जब वो बनाते गए तो उसमें उन्होंने इतनी खास उसकी क्योरिंग नहीं की, उसमें गलतियां की। अब सेफ्टी मार्जिन में क्या क्या किया जाता है? सेफ्टी मार्जिन बेटा ये देखा जाता है कि लेट से मैं मोमेंट की बात करूं या फिर किसी चीज की बात करूं, तो मार्जिन मेरा क्या होना चाहिए कि आपका जितना लोड डाल रहे हैं आप, आपकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर मेरी बीम है वो 1000 किलो वजन उठा सकती है, तो मैं उस पे 800 मैक्सिमम 900, इससे ज्यादा लोड कभी नहीं डालूंगा। तो जितनी उसकी ताकत है उसमें से उस पर जो वजन डाला जा रहा है उसको अगर हम माइनस करें तो आंसर 0 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या होता है, इस चीज को हम कैसे करते हैं? इस चीज को हम इस तरह से करते हैं, लेट से मेरे पास एक स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, और एक लोड है जो उसमें मैं डाल रहा हूँ। लेट से एक बंदा है, वो बंदा जो है, मैं आपको बताता हूँ कि वो बंदा लोड उठा सकता है 10 किलो का, ये उसकी ताकत है। हम उसको लोड दे रहे हैं 5 किलो उठाने का, लेकिन
हम क्या कह रहे हैं, उसको जब बताते हैं कि ये लोड उसको उस पे डाल रहे हैं, और उसको जब बता रहे होते हैं कि जी हम आप पे 5 किलो लोड डालने की बजाय हम उसको कहते हैं हम आप पे लोड डाल रहे हैं 5 किलो से थोड़ा सा ज्यादा, ये सेफ्टी फैक्टर 1.2 1.4 1.5 तक भी होता है। तो हम लेट से उसको 5 की बजाय हम कहते हैं, उस बंदे को हम कहते हैं कि नहीं जी हम आप पे 7 किलो वजन डाल रहे हैं। हालांकि हम उस पर डाल 5 किलो रहे हैं, लेकिन हम उसको कहते ही हैं कि हम आप पे 7 किलो डालें, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। सेम सा बिल्डिंग में भी होता है ना, हमने अज्यूम किया होता है कि यार इस बिल्डिंग पे इतना लोड आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही आ रहा होता है, तो हम उसके लिए ये फैक्टर रखते हैं। लेकिन जब मैं बताऊंगा कि उसकी ताकत जो है वो 10 किलो उठा सकता है, लेकिन मैं उसकी ताकत जब किसी और को बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 किलो, मैं ताकत थोड़ी सी कम करके बताऊंगा, मैं कहूंगा कि यार वो 9 किलो वजन उठा सकता है, उसको 9 किलो देना। तो जो उसकी ताकत है उस पर एक रिडक्शन फैक्टर हम लगाते हैं। एक बंदा 10 किलो वजन उठा सकता है, तो हम जब उस पर लोड डालने लगे तो हम पहले बताते हुए एक दूसरे बंदे को ये बताएंगे नहीं जी ये 9 किलो वजन उठा सकता है। एक चीज ये हो गई। और जब उस बंदे को लोड पकड़ा रहे होंगे, लेट से वो लोड 5 किलो था, लेकिन हम उस बंदे को बताएंगे नहीं जी ये 6 किलो लोड है जो आप उठाने लगे हो। ऐसे में हमारा स्ट्रक्चर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम फाई का वैल्यू इस्तेमाल करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ, और लोड जो हमारे पास डिज़ाइन लोड फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं अपनी लोडिंग के साथ। अब ये कैसे किया जाता है, ये जो फाई होती है इसके लिए अगर हम बीम्स में देखें, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में देखें तो ये 0.9 होती है, अगर हम शेयर में देखें तो 0.85 होती है, कि जितनी उसकी ताकत है उसको थोड़ा सा कम रखा जाता है। लेकिन कम करने के बाद भी ये ज्यादा होनी चाहिए जितना लोड डाला जा रहा है। अब जो लोड मेरे पास डेड लोड है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1.2 या 1.4 से, ताकि उसको बढ़ा के डाला जाए कि मेरे पास जितना मैंने अज्यूम किया था कि स्ट्रक्चर का अपना वजन इतना है, लेकिन उसको थोड़ा सा मजीद गुंजाइश इसमें डाली जाती है। लाइव लोड में भी इसी तरह है कि मेरे पास यहाँ पे लोगों ने चलना फिरना है, लेकिन मैं उसको मजीद बढ़ाता हूँ 1.6, उसको 1.5 गुना से भी ज्यादा कर देता हूँ। क्यों? कोई शादी का या कोई फंक्शन आएगा तो फिर ये क्या होगा, इसमें इंक्रीज आ जाएगा। लोड कम्बिनेशन, लोड कम्बिनेशन मेरे पास ज्यादातर होते हैं। इसमें देखें दोबारा से इन्होंने एक मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टर। अब इसमें मेरे पास लोड कम्बिनेशन में डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, विंड लोड होता है, इसके अलावा मेरे पास अर्थक्वेक लोडिंग आती है, वाटर का भी लोड हो सकता है। अब एसीआई क्या कहता है, एसीआई हमें ये कहता है कि डेड लोड को, ये जो लेटेस्ट है वो अभी फिलहाल ये कह रहा है 1.2 मल्टीप्लाई बाय डेड लोड करो, और 1.6 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड करो। दूसरा वो ये कहता है कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ होगी उसको आपने हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 5 की वैल्यू मुख्तलिफ होती है, शेयर में क्या होती है, मोमेंट में क्या होती है, थ्रस्ट में क्या होती है। ये हमेशा आपकी अल्टीमेट जितना हम इस पे लोड डाल रहे हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अ, हाँ, तो हम हमेशा देखेंगे हमारे पास, लेट से अगर मैं मोमेंट की बात करूं उसके साथ एन या फिर यू लग रहा होगा। यू का मतलब होता है अल्टीमेट, कि इसके बाद ये बीम टूट जाएगी। एन का मतलब होता है नॉमिनल, कि जितना इस पर डालना चाहिए, जितनी इसकी स्ट्रेंथ है। अजम्पशंस क्या क्या होती है, अजम्पशन हमारी पहले ये होती है कि कोई भी बीम है तो उसकी में जो इंटरनल फोर्सेज है वो इसके एक्सटर्नल फोर्सेज के बराबर होने चाहिए, उसको रेजिस्ट करनी चाहिए। नो स्लिप बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, कंक्रीट और स्टील का आपस में स्लिपेज नहीं होनी चाहिए, कि हमारी जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के अंदर पड़ी हुई है वो स्लिप ना हो रही हो, मतलब कंक्रीट ने अच्छी तरह से सरिये को पकड़ा हुआ हो। क्रॉस सेक्शन रिमेन प्लेन, क्रॉस सेक्शन हमारे मुड़े ना, अगर हम बीम को काट के देखें तो क्रॉस सेक्शन हमारे प्लेन ही रहे, मतलब बहुत ज्यादा डेफॉर्मेशन ना आए। कंक्रीट कैन रेजिस्ट नो टेंसाइल स्ट्रेस, हमारी पहली अजम्पशन यही होती है कि कंक्रीट जो है वो किसी किस्म का टेंशन नहीं रेजिस्ट करेगी। अब बिहेवियर ऑफ कंक्रीट बीम अंडर इंक्रीजिंग लोड, अब क्या होता है, लोड इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, मैंने बोला कि उसकी विड्थ अगर बी है, उसकी हाइट अगर एच है, इसकी इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, जहाँ पे सरिया पड़ा हुआ है सरिये के मिड तक स्मॉल डी जो है ना इफेक्टिव डेप्थ होता है। ऊपर से जब लोड डाला जाएगा तो ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेशन आएगी, ये लेट से यहाँ पे कंप्रेशन आ गई, फिर ये कंप्रेशन टॉप पे सबसे ज्यादा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, ये ग्राफ है किस्म का। फिर एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे कंप्रेशन जीरो हो जाएगी, लेकिन उसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा जब ये बेंड होना शुरू होगा तो ये जगह खिंचेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे टेंशन होना शुरू हो जाएगी, टेंशन बढ़ती चली जाएगी। तो हम इस चीज को देखते हैं कि बॉटम पे हमारे पास टेंशन आएगी, टॉप पे हमारे पास कंप्रेशन आएगी।
टेंशन हमारे पास कंक्रीट बिल्कुल नहीं उठा रही, वो सरिया उठा रहा। तो ये सारी कहानी थी क्रैकिंग से पहले। क्रैकिंग से पहले क्या होता है कि हमारे पास, हम अगर गौर करेंगे तो हम अजम्पशन तो ये करते हैं कि हमारे पास कंक्रीट जो है वो किसी किस्म की टेंशन नहीं ले रही, लेकिन थोड़ी सी लेती है, वो मामूली सी वो ले रही होती है टेंशन। लेकिन जब क्रैकिंग हो जाए तो नीचे हल्के से माइक्रो क्रैक्स आते हैं, तो कंक्रीट किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, वो सारे के सारे सरिये पे जा रहा होता है लोड। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास टॉप पे एफ सी होता है और बॉटम पे एफ एस होता है। हमने वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड में क्या पढ़ा था कि टॉप पे एक ट्रायंगुलर फोर्स बन रही होती है जो कि कंक्रीट उठा रही है वजन, और नीचे बॉटम पे हमारे पास सरिया वजन उठा रहा है। तो इसकी अगर हम स्ट्रेन डायग्राम भी इसी तरह से बनेंगे, टॉप पे कंक्रीट में एक स्ट्रेन आ रहा होगा और बॉटम पे सरिये पे स्ट्रेन आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब हमने ये कहा था कि वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड क्या करते हैं, रियलिटी में क्या हो रहा होता है। रियलिटी में ये हो रहा होता है कि हमारी कंक्रीट का एक अच्छा सेक्शन क्या होता है। अच्छा सेक्शन वो होता है कि हमारे पास कंक्रीट के ऊपर कंप्रेशन आए सारी की सारी, और सरिया उसकी टेंशन उठाए। अब ये जो कंप्रेशन है ये एक ट्रायंगुलर शेप नहीं बनाता, ये कुछ इस तरह की शेप बनाता है जिस तरह की यहाँ पे शो की गई है राइट पे। ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि पहले हमारी स्टील यील्ड करे। तो स्टील में हमारे पास स्ट्रेन ज्यादा आनी चाहिए, 0.005 आनी चाहिए, कंक्रीट में 0.003 होनी चाहिए। मतलब इतना होना चाहिए इनमें फर्क। इससे फायदा क्या होगा कि बीम जो है वो फेल होने से पहले थोड़ा सा झुकेगी, फिर वो मजीद बेंड होती चली जाएगी, तो हमें पता चलेगा ये फेल होने वाली है। तो अब आगे हम इस चीज को थोड़ा सा कैटर फॉर करेंगे। ये जो एफ सी है, ये जो ये ट्रायंगल नहीं है, हमारी assumption वो थोड़ी सी वहां पे कंजर्वेटिव थी। हम अब इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। सो कंक्रीट की अगर हमने नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ निकाली कि कितना मोमेंट बर्दाश्त कर सकती है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, लेट्स से इसकी विड्थ बी है, इसकी इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है टॉप फाइबर से लेकर स्टील के दरमियान तक, इसमें एरिया ऑफ स्टील ए एस है, ये हमारा बीम का सेक्शन है। आपको दिया गया, आपको कहा गया कि चेक करो इसमें कितनी स्ट्रेंथ आ सकती है। आप ये देखेंगे कि जी इसमें स्ट्रेन कितनी है। ऊपर क्रशिंग स्ट्रेन होगी कंक्रीट में, और नीचे हमारे पास स्टील में यील्डिंग स्ट्रेन होनी चाहिए कि हमारा स्टील यील्ड करना चाहिए। एफ वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए, और एफ प्राइम सब सी की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास कंप्रेशन आ रही है वो, अगर 4000 पीएसए की कंक्रीट है तो यहाँ पे मेरे पास कंप्रेशन 4000 तक पहुंचनी चाहिए। स्टील मेरे पास अगर ग्रेड 60 का या 60,000 पीएसए उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे मेरे पास जो यील्ड यहाँ पे हो रहा हो उसकी जो स्ट्रेन स्ट्रेस है, यील्डिंग जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो 60,000 पीएसआई को पहुंचना चाहिए। मैंने ये कहा कि नीचे जितना भी हमारे पास आता है टेंशन आती है वो सरिया ले जाता है। टेंशन हमारे पास होती है एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय जो जितना वो यील्डिंग के लिए उसको ताकत होती है उसकी, उसको मल्टीप्लाई करें आपको टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी आ जाती है। दूसरा मैंने बोला कि ऊपर जो है हमारे पास कंक्रीट सारा वजन लेता है, लेकिन वो कुछ इस तरह की फिगर बनाता है। टॉप फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं आता, थोड़ा सा नीचे से शुरू होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, और ये लीनियर भी नहीं होता। तो के इज इक्वल टू, मतलब हमारे पास टोटल कंप्रेशन अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें वो इज इक्वल टू के इंटू एफ प्राइम सब सी मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू एक्स, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। लेकिन ये विड्थ एक जैसी नहीं है, ये शुरू में थोड़ी सी कम है फिर बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका पेट इस तरह से निकला हुआ है। तो इसको निकाल तो सॉल्व करने के लिए, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए विटनी स्ट्रेस ब्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं। विटनी स्ट्रेस ब्लॉक क्या चीज है? विटनी स्ट्रेस ब्लॉक कहता है कि लेट से अगर हम इसको गौर से देखें, यहाँ पे डॉटेड लाइंस आ रही है, ये जो पेट निकला हुआ है, तो विटनी ने ये कहा था कि जी ये जो पेट है इसको हम एक छोटे से रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसकी चौड़ाई जो है, यहाँ पे अब हमें बी की वैल्यू नहीं पता थी कि इसकी विड्थ क्या रखनी चाहिए, तो उसने कहा था 0.85 एफ प्राइम सब सी के बराबर रख दो। एफ सब प्राइम सब सी मैक्सिमम है, तो उसने कहा इसका 0.85 85% कर दो, तो उसको ओवरऑल पे हम इसको बराबर कर दें। तो उसने क्या किया, इसकी विड्थ को उसने कहा 0.5 एफ प्राइम सब सी है। अब इसकी जो लेंथ बन रही थी न्यूट्रल एक्सिस तक, उसको भी उसने थोड़ा सा छोटा किया। कितना छोटा किया? उसने कहा स्मॉल ए है वो, अब स्मॉल ए एक्स से थोड़ी सी छोटी कर दो, बीटा वन इंटू एक्स कर दो। बीटा वन भी 0.85 उसने कहा था। बात करने का मकसद ये था कि विटनी ने ये कहा कि कंक्रीट ने रियलिटी में जितना कंप्रेशन लेना है, उस
आपको ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी जो वेरिएशन है वो इस तरह की बन रही थी बल्ज में। उसने कहा इसकी जो चौड़ाई है, एक रेक्टेंगल से हम इसको शो कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई होगी 0.85 एफ सी और उसकी हाइट होगी तकरीबन 0.85 एफ सी, क्योंकि ये थोड़ी सी चेंज होती रहती है कंक्रीट के स्ट्रेंथ से ना, उसके लिए एक छोटा सा टेबल है, ज़्यादातर 0.85 होती है। सो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी अब आप इसका बॉक्स बना दें। उस बॉक्स में क्या होगा कि उसकी डेप्थ हो जाएगी स्मॉल ए के बराबर, उसकी चौड़ाई हो जाएगी 0.85 एफ प्राइम सब सी के, और यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट लग रहा होगा, जिस तरह हमने पहले ट्राइंगल में बोला था, वो बेस से 1/3 बोला था, तो उसने कहा नहीं ये रेक्टेंगल है तो इसके हाफ पे लगेगा, तो स्मॉल ए बाई 2 के बराबर यहाँ पे लग रहा होगा। तो इसमें अगर हम मोमेंट निकालना चाहेंगे तो मोमेंट के लिए हमारे पास मोमेंट आर्म जो होगा, मतलब टी मल्टीप्लाइड बाई या सी मल्टीप्लाइड बाय टोटल, अगर डी है तो माइनस ए बाई टू कर दो तो डी माइनस ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्रेशन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ, 0.85 एफ प्राइम सब सी मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बीम जितनी चौड़ी है, तो मेरे पास ये कंप्रेशन आ गई। टेंशन मेरे पास वही ए एस एफ वाई आ गई। तो अगर मेरे पास किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मेरे पास कंप्रेशन और टेंशन बराबर आनी चाहिए एक बीम में अगर इक्विलिब्रियम है, तो कंप्रेशन टेंशन बराबर रखते हैं, एफ प्राइम सब सी 0.85 ए बी इज इक्वल टू ए एस एफ वाई, स्मॉल ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्मॉल ए इज इक्वल टू ए एस एफ आई ओवर 0.85 एफ प्राइम सब सी, या फिर ए एस ओवर बी डी जो होता है उसको हम स्टील रेशियो भी बोलते हैं ना, एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मल्टीप्लाई बाय डी ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, तो ए एस ओवर बी डी हमारे पास रो बन जाएगा, डी वैसे आ जाएगा एफ वाई 0.85 एफ प्राइम सब सी। तो यहाँ से हम स्मॉल ए की वैल्यू निकाल सकेंगे। थोड़ा सा मजीद इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मोमेंट कैसे निकलेगा, मोमेंट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो टेंशन मल्टीप्लाइड बाय ये जो हमारे पास इसका मोमेंट आर्म है, तो टी मल्टीप्लाई बाय डी बाई ए बाई टू, या फिर सी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ए बाई टू। तो सेम इस तरह मोमेंट अगर हम टेंशन से निकालते हैं तो मोमेंट इज इक्वल टू टी इंटू डी माइनस ए बाई टू, टेंशन मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म जो इसके दरमियान बन रहा है, तो डी माइनस ए बाई टू। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, ए यानी रो एफ वाई डी 0.85 सी या फिर ए एस एफ वाई, तो d माइनस ए बाई टू की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, 0.85 मल्टीप्लाई बाई टू कर लो, d को कॉमन ले लो बाहर, रो की फॉर्मेट में सारा रहने तो हमारे पास मोमेंट किसके बराबर है, मोमेंट इज इक्वल टू रो, मतलब ए एस इंटू डी आ गया, तो रो मेरे पास होता है ए एस ओवर बी डी के बराबर, तो बी डी से मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो तो रो बच जाएगा, तो बी डी मल्टीप्लाई बाई ये जो डी कॉमन आ गया तो बी डी स्केयर हो गया, तो रो एफ वाई बी डी स्केयर 1 माइनस रो एफ आई ओवर 1.7 एफ प्राइम सब सी। आपने बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, इसकी डेरिवेशन में बेशक ना जाओ, कि मोमेंट निकालने का, नॉमिनल मोमेंट निकालने का ये तरीका है, ये इसकी मोमेंट रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ है। इसको भी अगर याद नहीं रख सकते, इसको भी अगर सिंप्लीफाई करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, एम एन इज इक्वल टू आर एन बी डी स्केयर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि मोमेंट इतना है, बीम डिजाइन कर दो, बीम की चौड़ाई और डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हम आर एन अगर कर दे तो बी डी स्केयर हम निकाल सकते हैं, जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया, इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ हम निकाल सकते हैं गिवन मोमेंट के लिए, और आर एन हमारा फिर ये बाकी जो चीजें बची उसके बराबर हो जाएगा, जो कि है एरिया जो हमारी स्टील रेशियो है, हमारे पास जितना क्या कहते हैं ग्रेड का सरिया है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जितना हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, सो आर एन की वैल्यू वहां से आ जाएगी हमारे पास। इसको भी मजीद सिंपल करना हो तो इसको हम एम मॉडुलर रेशियो जो होती है उससे कर सकते हैं। मॉडुलर रेशियो किसके बराबर होती है, एफ वाई ओवर 0.85 एफ प्राइम सब सी, जितनी कंक्रीट की जितनी स्टील की स्ट्रेंथ डिवाइड बाय कंक्रीट की स्ट्रेंथ, उसको मॉडुलर रेशियो बोलते हैं। तो हमारे पास एफ वाई ओवर 0.85 सब सी, तो हमारे पास 2 टाइम्स एम हो जाएगा, 1/2 टाइम्स, तो रो एफ वाई 1 माइनस 1/2 टाइम्स रो एम के बराबर हो जाएगा मॉडुलर रेशियो। तो आपने क्या याद रखना है, स्मॉल एम की क्या वैल्यू होती है, इसका रिलेशन आर से क्या होता है, आर की अपनी क्या वैल्यू होती है, और मोमेंट कैसे निकाला जाता है। अब रह गई बात, ये जो स्मॉल ए है ये एक्स से कितना छोटा होगा, एक्स हमने कहा था ना कि टोटल यहाँ से लेके नीचे न्यूट्रल एक्सिस तक का फासला है, तो उन्होंने कहा कि जी 4000 पीएसआई के लिए 0.85 है,
और अगर 4000 से बड़ी हो जाएगी तो हम इसको इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन ये 0.65 और 0.85 के दरमियान रहनी चाहिए, 0.65 से नीचे नहीं जाए। अगर उससे नीचे जा रही होगी तो 0.65 ही रखेंगे, 0.85 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ऊपर जा रही होगी तो 0.85 रखेंगे। तो 0.65, 0.7, 0.75, 0.8 और 0.85 ये वैल्यूज आती हैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने से। ये आगे छोटा सा टेबल है, आपको वहां से मिल जाएंगी। वैसे ये फॉर्मूला है इसका, 0.85 माइनस 0.05 एफ सबसी माइनस 4000 ओवर 1000, लेकिन 0.65 और 0.85 के दरमियान रहनी चाहिए वैल्यू। सो समराइज करते हैं इसको। एट अल्टीमेट स्ट्रेस सिचुएशन द कंक्रीट एट टॉप पोर्शन इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। हमने ये कहा कि जो टॉप पे कंक्रीट है उसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो हमने कंप्रेशन शो करना है। द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर डेप्थ ए। इसको थोड़ा सा यार बड़ा कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा। अब सही है, अब सही है, अब सही है। सो द एट अल्टीमेट स्ट्रेस सिचुएशन, इसको सेव भी करते हैं। तो हमारे पास हमने ये कहा कि अगर ये हमारी बीम है, इसके टॉप पे हमारे पास कंप्रेशन होनी चाहिए जिस तरह से हमारा आया। द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर डेप्थ ए। तो हमने कहा विटनेस स्ट्रेस ब्लॉक ये कहता है कि नहीं, ये इस तरह का बल्ज बनाने के बजाय ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा इनमें आ रहा है अप टू ए डेप्थ ए, स्मॉल ए तक। ये इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस तक नहीं जा रहे बल्कि ए तक जा रहे हैं। वो भी हमने कह दिया कि वो बीटा 1 के बराबर है, और उसकी विड्थ भी हमने फिक्स कर दी है। टेंसाइल फोर्स इज टेकन बाय रीबार्स एट एन इफेक्टिव डेप्थ डी फ्रॉम द टॉप सरफेस। तो जितनी भी हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है वो सारी की सारी दी जा रही है रीबार से, रीइंफोर्समेंट बार से ले रही हैं, जिनकी डेप्थ टॉप से लेके इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी तक है, इनके मिड तक। बाय इक्विलिब्रियम द टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेशन रेजिस्टेंस। इक्विलिब्रियम की वजह से हमारे पास जितनी कंप्रेशन है इसका रिजल्टेंट निकालो, जितनी टेंशन है उसका रिजल्टेंट निकालो, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, सी ओ टी बराबर होनी चाहिए। टेंशन हमने कहा ए एस एफ वाई के बराबर है, कंप्रेशन हमने कहा 0.85 एफ सी ए बी के बराबर है। Where Fi is the yield strength of reinforcing steel, As is the area of steel, therefore the depth of stress block हमने स्मॉल a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, t और c को बराबर रख दें। तो हमने पहले किया था, तो स्मॉल a की वैल्यू ASFI और 0.85 फ्रेंड्स ऑफ सी बी हो गया। या फिर हम a की वैल्यू इस तरह भी निकाल सकते हैं, ASFI डी से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि हमारे पास हमने पहले भी कहा था कि रो होती है ए एस ओवर बी डी के बराबर, तो हम इसमें रो लाना चाह रहे हैं, ए एस डिवाइड बाई बी डी होना चाहिए। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू रो एफ आई डी 0.85 एफ सी। तो बेसिकली हमने और ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हमने इसमें रो डालने की कोशिश की है। लेट एम इज इक्वल टू एफ वाई ओवर 0.85 एफ सी। अब इसमें हम मॉड्यूलर रेशियो लेकर आते हैं एफ वाई ओवर 0.85 एफ सी के विटनेस ट्रांसपोर्ट में। तो स्मॉल एम की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, देन ए इज इक्वल टू रो डी एम। ये रिलेशन और छोटा हो जाएगा रो डी एम के, अगर आप ये मॉडल रेशियो जेन में रख लें तो स्मॉल ए इज इक्वल टू रो डी एम। ये बड़ा छोटा सा रिलेशन हो गया। नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सेक्शन इज गिवन बाय, अब इसकी नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ कैसे दी जाएगी, मोमेंट इज इक्वल टू कंप्रेशन से कर दे रहे हैं, तो कंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ए बाय टू। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, रो डी एम वाला यूज करना है तो वो यूज कर लें, दूसरा यूज करना है तो वो यूज कर लें। तो 0.85 एफ प्राइम सब सी की वैल्यू इंटू ए बी डी माइनस ए बाई टू। तो 0.85 एफ सब सी ए बी डी माइनस ए बाई टू, जितना हमारे पास कंप्रेशन मल्टीप्लाई बाई डी माइनस ए बाई टू जो उसका मोमेंट आर्म है। तो हम ये वैल्यू जब स्मॉल ए की बीच में डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एन इज इक्वल टू ए एस एफ वाई, अगर हम स्टील से इस्तेमाल करें डी माइनस ए बाई टू, ए एस एफ वाई डी माइनस रो डी एम, स्मॉल ए क्योंकि रो डी एम बाई टू हो जाता है, तो यहाँ पे भी हम रो डी एम डाल सकते हैं, यहाँ पे भी रो डी एम डाल जाएगा। ए एस एफ वाई इंटू डी मल्टी माइनस ए एस एफ आई इंटू रो डी एम बाई टू, मतलब ए एस एफ आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, मतलब हम दोनों तरीके से मोमेंट निकाल सकते हैं।
बात करने का मकसद ये होता है कि आपके पास ये दोनों तरीके से मोमेंट बराबर होना चाहिए। अगर हम अपना स्टील निकालना चाह रहे हैं तो हम पहले मोमेंट कंप्रेशन से निकाल लेंगे, और फिर हम कहेंगे कि नहीं जी इसके अगेंस्ट हमारा स्टील क्या होना चाहिए, तो हम उस मोमेंट को हम यहाँ पे इस वैल्यू में डालेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एसीआई कोड ये कहता है कि हमारे पास अल्टीमेट मोमेंट जो है वो नॉमिनल मोमेंट से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। और कितना छोटा होना चाहिए? अल्टीमेट मोमेंट होता है जितना वजन हम उस पर डाल रहे हैं, नॉमिनल होता है जो उसकी स्ट्रेंथ है। वो कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ को आपने 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.9 बनती है। जितनी उसकी स्ट्रेंथ है 1000, अगर उसकी स्ट्रेंथ की 0.9 से मल्टीप्लाई करो 900 बने। लेकिन हमारा जो लोड डल रहा है वो उस 900 से भी कम होना चाहिए। ठीक है, लेट एम यू इज इक्वल टू 5 एम एन वी हैव एम यू इज इक्वल टू, तो हम अल्टीमेट जो हम उस पर लोड डाल रहे हैं, अगर हम उसको पिछले रिलेशन से अगर रिलेट करना चाहें तो उनके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। तो 5 इंटू ए एस एफ आई डी माइनस ए बाई टू, या ए एस एफ आई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी डी स्क्वायर, दोनों साइड्स को बी डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। रो भी अपनी साइड पे ले आए, एम यू डिवाइड बाय 5 बी डी स्क्वायर भी आना चाहिए था, इज इक्वल टू ये आ गया। लेट एन इज इक्वल टू आर एन, रेजिस्टेंस फैक्टर जिसको हम कहते हैं, मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर, एम यू ओवर 5 बी डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर आना चाहिए था, 5 बी डी स्क्वायर। वी कैन राइट द इक्वेशन एज, अगर हम इसको आर एन कर देते हैं यहाँ पर, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि ए एस ओवर बी डी को रो में कन्वर्ट कर दें, तो रो इंटू एम बाई टू, रो स्केयर इंटू एम बाई टू माइनस रो इंटू आर एन ओवर एफ वाई, ये एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है रो इज इक्वल टू 1 ओवर एम इंटू 1 माइनस 2 एम आर एन ओवर एफ वाई अंडर रूट। तो एरिया ऑफ स्टील हमारे पास यहाँ पे है रो बी डी स्क्वायर। ये करने का मकसद क्या है? ये सारी चीज करने का मकसद ये है कि आपको मोमेंट दिया जाए तो आप आर एन निकालो, आर एन अगर आपके पास आ गया तो आप उससे रो निकाल सको कि कितना स्टील रेशियो क्या रखनी है। स्टील रेशियो अगर आपके पास आ गई तो आप उससे एरिया ऑफ स्टील निकाल सको। मेरे पास मोमेंट आ गया, मुझे कहा गया कि ये बीम है, इसमें इतना मोमेंट आ रहा है, इसमें स्टील रेशियो क्या होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट ये छोटा सा तरीका इस्तेमाल करके स्टील रेशियो निकाल दूंगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। स्टील रेशियो बैलेंस में बेसिकली अब हमने एक ऐसा सिनेरियो देखना है कि जहां पे हमारे पास कंक्रीट जो है वो ऊपर से क्रश हो रही हो, उसी वक्त ही हमारे पास स्टील नीचे से यील्ड हो रहा हो। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ऊपर जो है 0.003 की जो कंक्रीट है उसमें स्ट्रेन आ गई हो, और नीचे हमारे पास स्टील की यील्डिंग स्ट्रेन आ गई हो, इसको हम तकरीबन 0.005 करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इस तरह का रिलेशन। तो इस तरह के रिलेशन में हमने क्या कहा कि जब ये इस तरह का रिलेशन आएगा तो इनको आपस में हम प्रोपोर्शनेट करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे तक अगर ये न्यूट्रल एक्सिस तक हमारी डेप्थ सी है जिसको हम पहले एक्स बोल रहे थे, तो और हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ डी है, तो सी ओवर डी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेन डिवाइडेड बाय जितना हमारे पास ये बड़े वाला ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, सी ओवर डी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेन डिवाइड बाय ई यू प्लस ई सी यू प्लस ई वाई, जितना हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाएगा टोटल डी के बराबर। इसको हम कहते हैं ट्राइंगल्स को प्रोपोर्शनेट करना। कि लेट से अगर मैं यहाँ से लेकर नीचे तक की एक ट्राइंगल बना देता, तो इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस, और इस ट्राइंगल की बड़े वाले की ट्राइंगल परपेंडिकुलर और बेस को अगर मैं आपस में रिलेट कर सकता था, तो सी ओवर डी इज इक्वल टू ई सी यू डिवाइड बाई ई सी यू प्लस ई वाई, ई सी यू प्लस ई वाई फुल का ट्राइंगल और बेस इसके बराबर आ गया। तो हमारे पास यहाँ से सी की वैल्यू आ जाती है कि हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस किस डेप्थ पे है। ठीक हो गया? तो मेरे पास बात करने का मकसद ये हुआ कि कंप्रेशन और टेंशन बराबर रखी जाए। तो मेरे पास 0.85 एफ प्राइम सब सी बीटा वन सी पी इज इक्वल टू ए एस एफ आई, जिसको हम कहते हैं रो एफ वाई बी डी। अगर हम इसको रो के फॉर्मेट में बताना चाहें, स्टील रेशियो के फॉर्मेट में बताना चाहें, तो हम यहाँ से स्टील रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टील रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.85 एफ प्राइम सब सी एफ वाई बीटा वन इंटू सी। अब सी की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, और डी से ये डी से डी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सी आ गया।
तो मेरे पास रो की वैल्यू ये आ गई। अगर हम स्ट्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेसिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे पास रिलेशन यही रहेगा, 0.85 एफ प्राइम सब सी ओवर एफ वाई बीटा वन। यहाँ पे 87,000 ओवर 87,000 प्लस एफ वाई हो जाएगा। वो आगे मैं एक न्यूमेरिकल आएगा उसमें मैंने यूज किया, तो मैं आपको वहां बता दूंगा। लेकिन ज्यादातर हम अंडर इन्फोर्स कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा नहीं इस्तेमाल करते कि हमारे पास सरिया भी शील्ड हो रहा है, उसका कंक्रीट भी क्रश हो रही है, नहीं। अगर ऐसे करोगे तो आपकी बीम एकदम से टूट जाएगी। हम चाहते हैं हमारा स्टील पहले यील्ड हो, कंक्रीट बाद में क्रश हो। तो ये जो हमारे पास बैलेंस स्टील रेशियो आई है, ये ओवर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर। हमें चाहिए होता है अंडर रीइंफोर्स्ड। तो हम क्या करते हैं कि डिजाइनिंग में हम मैक्सिमम जो सरिया डालते हैं किसी एक बीम में, तो बैलेंस जो हमारे पास आता है उसका 75% या 0.75 उसका डालते हैं। और कंजर्वेटिव डिजाइन ये कहता है कि आपने मैक्सिमम जो आपके पास स्टील यहाँ पे जो आ रहा है उसका हाफ डालना होता है, मतलब 0.75 का भी हाफ कर दो तो 0.375 हो। कंजर्वेटिव डिजाइन ये कहता है। तो आपने पहली दफा ही क्या करना है कि रो बैलेंस का फॉर्मूले से रो बैलेंस निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई 0.375 कर दो। ये आपका डिजाइन स्टील होना चाहिए। अब इस पे चेक क्या करना होता है कि आप पे एक खास रिक्वायरमेंट होती है, सर ये उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है, रो मिनिमम इज इक्वल टू 200 ओवर एफ आई। तो इस जगह पे मैंने आपसे क्या बोला, तीन चीजें बोली। पहली चीज, मैक्सिमम सरिया आपने कितना डालना है, रो बैलेंस निकाल लो। रो बैलेंस का 0.75 आपने मैक्सिमम रखना है सरिया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने कंक्रीट का सेक्शन बड़ा कर लेना, सरिया उससे ज्यादा ना हो। और मिनिमम कितना होना चाहिए, 200 ओवर एफ आई। तो रो मिनिमम इतना होना चाहिए। तो उससे मतलब आपके पास एक लिमिट आ गई कि इससे लेकर इसके दरमियान हो। और अच्छा डिजाइन क्या होता है कि आप रो मैक्स का भी हाफ कर दो। ये जो रो मैक्स था या फिर रो बैलेंस का ये 0.75 है, इसका भी हाफ कर दो। तो 0.375 रो बैलेंस रखो। तो आपने डायरेक्टली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होना है, आपने क्या करना है, रो बैलेंस की वैल्यू निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.375 कर देना है, तो आपके पास रीइंफोर्समेंट रेशियो हो जाएगी, स्टील रेशियो। अब उस स्टील रेशियो को आपने चेक कर लेना है कि वो स्टील रेशियो मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम का तो खुद ब खुद ही लग गया ना, मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए। अगली चीज आती है, किसी भी बीम के अंदर हमने मेन रीइंफोर्समेंट के बारे में तो पढ़ लिया है। मतलब मेन रीइंफोर्समेंट होती है कि ये अगर स्टील है, ये अगर बीम है, इसके अंदर सरिये जो लंबे लंबे रखे हुए हैं वो कितने आ रहे हैं। लेकिन आपने बीम अगर गौर से देखी हो तो यहाँ पे इसके अंदर एक कड़े भी होते हैं, जो टाइज होती हैं, जो इसकी स्टिरअप्स होती हैं, इनके कड़े होते हैं जो इसको शेयर में भी रोकती हैं। ठीक है, उस शेयर के लिए भी हमने इस बीम को डिजाइन करना था कि इसमें हमने टाइज भी रखनी होती है। बीम का एक जो जंगला बनता है, एक जाल बनती है, उसमें लंबे लंबे सरिये होते हैं और उनको आपस में एक छोटे छोटे से रिंग्स होते हैं, उनसे बांधा गया होता है। वो रिंग्स का डिजाइन कैसा होगा, वो कहते हैं जी डायरेक्ट शेयर अगर आपने निकालना है वो ये लंबा सारा फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपने आसानी से निकालना है तो ये छोटा सा फॉर्मूला है कि 5 EC इज इक्वल टू 0.85 इंटू अंडर रूट टू प्राइम सब सी। 5 हमारे पास 0.85 के बराबर होता है शेयर में, मोमेंट में 0.9 था। ठीक है, अब एसीआई की रिक्वायरमेंट क्या है, एसीआई की रिक्वायरमेंट है कि जी आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, इससे आपके पास क्या कहते हैं, शेयर की वैल्यू आ जाएगी कि उसकी शेयर क्या है। व्हेन शेयर स्ट्रेस वी यू, आपके पास जो शेयर स्ट्रेस आ रहा होगा, जो भी आपके पास लोडिंग आ रही है, उससे आप वो एसएफटी डायग्राम बनाते थे ना, उस एसएफटी डायग्राम जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो आपकी वी यू होती है। वी सी इसका रेजिस्टिंग कैपेसिटी है। तो वी यू आपका 5 EC से हाफ से, अभी इस ये जो हमने फार्मूला यूज किया है, इससे अगर हमने यूज किया ये फार्मूले से वैल्यू आई, उस वैल्यू को अगर आप हाफ करो और उस पर जितना शेयर उस बीम पे आ रहा है अगर उसके हाफ से कम है, तो हमने कड़े डालने की जरूरत होती ही नहीं हमें। वो सिर्फ इसलिए होगी कि हमने कंक्रीट डालते हुए हमारे सरिया ना हिले। लेकिन अगर आपके वी यू की वैल्यू हाफ वीसी से ज्यादा है लेकिन 5 EC से कम है, ये जो वैल्यू यहाँ से आई है इससे कम है, तो मैंने मिनिमम रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करनी है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्या होगी, उन्होंने कहा जी आपने ए वी इज इक्वल टू 50 BW/S/FY। एरिया ऑफ स्टील अगर आपका दो सूत्र को तो नहीं कहना चाहिए, 3 सूत्र हम या 4 सूत्र यूज करते हैं। अगर हम चेक कर लेंगे हमें 3 करना चाहिए, 4 करना चाहिए, हम ज्यादातर 3 सूत्र इस्तेमाल करते हैं अगर मिनिमम डालना है। तो 3 सूत्र के जरिए कि हम रिंग्स बनाएंगे, उसमें से हम ये एस की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितनी स्पेसिंग पे रखा जाए। where S is the spacing of the web reinforcement, Fy is the yield strength, Av is the cross section area of the beam, Bw is the
विड्थ ऑफ द वी, ये भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें न्यूमेरिकल में आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी 5 EC की वैल्यू VU से ज्यादा हो जाए, ओ सॉरी VU की वैल्यू आपकी 5 EC से ज्यादा हो जाए, कि जितना आपकी जो कंक्रीट उठा सकती है, आप उससे ज्यादा अगर उस पर शेयर डाल रहे हैं, फिर हमने क्या करना है? फिर हमने ये करना है कि हमने VU को इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब होता है कि जितनी हमारी 5 EC है उसमें कुछ ऐड करना चाहिए VS, कि हमने एक्स्ट्रा उसमें रीइंफोर्समेंट ऐड करनी है ताकि वो उसको उठा सके। तो ये जो VS है, ये हमारे पास कहाँ से आती है? हमारे पास आती है VU, जितना उस पर शेयर आ रहा है माइनस जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जितनी उसमें कमी आ रही थी, तो VS के बराबर हो जाएगा। तो VS बराबर होती है हमारे पास VS इज इक्वल टू 5 AB FY D/S। हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि हम नंबर 3 का सरिया इस्तेमाल करें, नंबर 4 का करें, वो न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको दिखाऊंगा। FY जो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, D आ गया, डिवाइड बाय स्पेसिंग आ गया। तो हम स्पेसिंग क्या रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम VS की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी, थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये जो स्पेसिंग आई है, ये हमारे पास आएगी उन टाइल्स की स्पेसिंग। इस स्पेसिंग को हमने चेक करना होगा कि हमारे पास मिनिमम जो हमारे पास होती है रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, उससे ज्यादा होनी चाहिए। और ACI कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा दूर दूर भी नहीं देनी, ये अक्सर बहुत ज्यादा कम आ रही होती है, बहुत ज्यादा दूर दूर स्पेसिंग आ रही होती है, कि मतलब ये रिक्वायरमेंट बड़ी थोड़ी सी आ रही होती है। मतलब वो 10 किलो वजन उठा सकता था, लेकिन हम वजन उस पर 11 किलो डाल रहे हैं, सिर्फ 1 किलो वजन के लिए हम जब चेक करेंगे वो तो 80-90 इंच पे आ रही होगी कि आपने टाइल्स देनी है। लेकिन ACI हमें ये कहता है कि नहीं, आपने जो स्पेसिंग जो है ना इनकी, वो इस तरह से देनी है कि अगर आपका VU हाफ VC से ज़्यादा है लेकिन VC से कम है, तो आपने जितनी आपकी बीम की इफेक्टिव डेप्थ उसका हाफ या फिर 24 इंच, इन दोनों में से छोटी वैल्यू हो, वो आपने मैक्सिमम स्पेसिंग रखनी है। लेकिन अगर आपका VS जो है वो VC से ज़्यादा हो गया लेकिन 4 टाइम्स F प्राइम सब C से कम है, तो आपने इसको D/2 ही रखना है, लेकिन 24 इंच से कम होना चाहिए। फिर अगर आपके पास ये VS अगर आपका ज़्यादा है 5 EC से, तब भी आपने D/4 ही रखना है। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए चूज़ किया है, इसमें काफ़ी मसले हैं, ये सीधा सीधा न्यूमेरिकल नहीं है। आपको जो दिए जाएंगे वो सीधे सीधे न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। तो गिवन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सपोर्टिंग यूनिफॉर्म डेड लोड एंड लाइव लोड। तो आपको डेटा में क्या क्या दूंगा कि डेड लोड इतना है, लाइव लोड इतना है, लेंथ ऑफ बीम इतनी है, विड्थ ऑफ बीम इतनी है, डेप्थ ऑफ बीम इतनी है। बीम की डायमेंशंस आपको गिवन है, आपको लेंथ ऑफ बीम आपको गिवन है, मिनिमम कवर ओवर कंक्रीट कवर आपको 1.5 इंच का मैंने बता दिया, जिसको आप ऐड करके आप अपनी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ में। इफेक्टिव डेप्थ जब निकाली हो तो 24 में से 1.5 माइनस कर देना कवर का, और हाफ वो ऊपर से और हाफ थोड़ा सा नीचे से माइनस करके आपके पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। डायमीटर ऑफ स्टीरअप हम नंबर 4 की बार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, हाफ इंच की, ये भी आप पे शर्त आ सकती है, नहीं करनी तब भी आप नंबर 3 भी यूज कर सकते हैं, नंबर 4 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पे शर्त हो तो आपने ये इस्तेमाल करनी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट F प्राइम सब सी आपको 4000, FY हमारे पास 60,000। कॉलम का साइज 12 बाय 12 मैंने कह दिया है, ये पता जरूरत नहीं थी इसकी, फिर भी उन्होंने दिया। रिक्वायरमेंट डिजाइन फ्लेक्सर रीइंफोर्समेंट फॉर बेंडिंग। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने इसका सरिया बताना है कि इस बीम में सरिया कितना है। ये 16 बाय 24 की एक बीम है, इसमें सरिया क्या होना चाहिए। तो हम मेन स्टील पहले इस्तेमाल करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार जो हमारी मेन स्टील होती है उसको हम पहले निकालेंगे। वेट ऑफ बीम, बीम का अपना एक वजन होगा, उस वजन को निकालना चाहिए हमेशा। उस पर जो डेड लोड आ रहा है लेकिन उसका अपना वजन भी निकालना चाहिए। हमें पता है कि कंक्रीट RCC जो होती है उसकी डेंसिटी होती है 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट, उसको मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दो, ये वही है 16 बाय 24, उसको फीट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मेरे पास पर रनिंग फुट उसकी वेट आ गया। तो मेरे पास डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड को 1.4 से मल्टीप्लाई किया, लाइव लोड को 1.7 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका अपना वजन प्लस उस पर जितना डेड लोड पड़ा हुआ था उसको 1.4 से मल्टीप्लाई किया, लाइव लोड 1.7 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल रनिंग फैक्टर लोड मेरे पास आ गया। इस फैक्टर लोड से मैं फैक्टर मोमेंट निकाल लूंगा। तो मोमेंट मेरे किसके बराबर होता है, WL² बाय 8K। तो W मेरे पास 4020 टोटल जो लोड आया था, मल्टीप्लाई बाय L² जितना बीम का
स्पैन है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो मेरे पास मोमेंट आ गया 201,000 फुट पाउंड में आ गया। ये मेरे पास मोमेंट है, इसको मैं ये वैसे इंच में भी करना चाहिए मुझे, क्योंकि आगे ये इंच में यूज होता है। आगे चलते हैं। अज्यूम द मेन रीइंफोर्समेंट बार इज 1 इंच। अज्यूम कर लो कि जी नंबर 8 की बार ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ जब हम निकालेंगे तो 24 इंच माइनस कंक्रीट कवर नीचे से माइनस 0.5, क्योंकि 1 इंच की बार थी तो हाफ तक जाना होता है ना कंक्रीट, उसके रीइंफोर्समेंट के मिड तक जाना होता है, तो 0.5 इंच वो माइनस 0.5 इंच ऊपर वाला जो कंक्रीट होती है उसका कवर, नीचे से हमने 1.5 इंच देना होता है, ऊपर से हाफ इंच कवर देना होता है। तो ये सारे कवर शवर निकाल के हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 21.5 इंच। अब हमने आर एन निकालना है। आर एन मैंने आपको पीछे बताया था, आर एन इज इक्वल टू एम यू ओवर 5 डी स्क्वायर। एम यू में निकाल चुका हुआ हूँ, एम यू को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूँ ताकि वो इंच पाउंड में बन जाएगा, डिवाइड बाय 5। 5 मेरे पास 0.9 होता है मोमेंट में, बी डी स्क्वायर में ये गिवन है, आर एन की वैल्यू आ गई 362.4। अब मॉड्यूलर रेशियो एफ वाई और 0.85 एफ प्राइम सबसे, ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, मॉडल रेशियो 17.65 आ गई। रीइंफोर्समेंट रेशियो क्या रखनी चाहिए यहाँ पे मुझे इस सिनेरियो में? आर एन मुझे पता है, एम मुझे पता है, एम यू मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ, रो इज इक्वल टू, मेरे पास ये एक रिलेशन है 1/m इंटू 1 - 2m आर एन ओवर एफ वाई। तो ये मैं वैल्यूज यहाँ पे डालना शुरू कर देता हूँ इस रिलेशन में। ये रिलेशन आपका होल्ड करता होता है, आप इसको डायरेक्टली भी यूज करते हैं कि रो इज इक्वल टू 1/m 1 - 2n आर एन ओवर एफ आई। तो इसमें जब मैंने वैल्यूज डाली तो मेरे पास रो की वैल्यू आ गई 0.0064, जो मेरी स्टील रेशियो है। अब मैंने इस स्टील रेशियो में को चेक कर लेना कि मेरे पास मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी है, कि भाई मैं उसकी लिमिट के अंदर अंदर हूँ या नहीं हूँ। तो मिनिमम मेरे पास है 200 ओवर एफ आई, तो 200 डिवाइड बाई 60,000 मैंने किया तो मेरे पास ये आ गया, मेरी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब मिनिमम से मैं ऊपर हूँ। मैक्सिमम मैं कितनी रख सकता हूँ, रो मैक्स में ये कितना बताया गया था कि 0.75 इंटू जितना भी मेरे पास रो बैलेंस का जो आता है फॉर्मूला, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय रो बैलेंस का फॉर्मूला, ये सारा जो मैंने वैल्यूज ऐड की, ये 0.5 रखो या 0.75 रखो जितना भी है, तो रो मैक्स मेरे पास आया 0.021। तो मेरे पास 0.0064 था, तो इससे कम है लेकिन मिनिमम से, तो मेरा मतलब ये हुआ कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान हूँ, मिनिमम से ज़्यादा हूँ, मैक्सिमम से कम हूँ, तो मेरी ये रीइंफोर्समेंट ठीक है। रिक्वायर्ड रीइंफोर्समेंट अगर मैं एरिया ऑफ स्टील इस्तेमाल करता हूँ, तो ये आर एन और ये जो रो आई थी इसको मल्टीप्लाई बाय बी डी जो मैं गिवन है उसको मल्टीप्लाई करूँ 2.2 इंच के आता है। अगर मैं नंबर 8 बार इस्तेमाल करूँ, नंबर 8 बार का जो एरिया होता है 0.79 इंच स्क्वायर होता है, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2.37 बनता है। तो मैं रेकमेंड कर दूंगा 4 नंबर 8 बार आप लॉन्गिट्यूडनल डालें। ये हो गया जी बीम का डिजाइन। अगला आता है इसमें स्टीरअप्स का डिजाइन। स्टीरअप्स का डिजाइन देख लेते हैं। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स एल एन मेरे पास 20 है। फैक्टर्ड शीयर, जो मेरे पास शीयर आती है वो किसके बराबर आती है, डब्ल्यू एल एन बाई 2 के बराबर। तो डब्ल्यू यू मैंने फैक्टर्ड लोड जो शुरू में निकाले थे, डेड लोड लाइव लोड ऐड कर करके, मल्टीप्लाइड बाय जितना वो है डिवाइड बाय 2। ये एसएफडी डायग्राम से जो हमारे पास निकलती होती थी ये वही है, ठीक है। फैक्टर्ड लोड मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास इस पे इतना शेयर लग रहा है। अब इतना इस पे लग रहा है, इसकी कैपेसिटी क्या है वो निकालते हैं। कैपेसिटी का निकालने का तरीका क्या है, 5 EC इज इक्वल टू 0.85 इंटू 2 अंडर रूट एफ प्राइम सब सी बी डी, उस सेक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये मेरे पास आती है 37। मतलब अकेली कंक्रीट अगर हो, उसमें किसी किस्म को कोई सरिया ना हो, तो वो 37 किप उठा सकती है, लेकिन हम उस पर डाल रहे हैं 40 किप से भी ज्यादा। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी कैपेसिटी कम है, मेरा लोड ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो मैं निकाल लेता हूँ, वी एस वो 3.2 किप है, इतनी मुझे एक्स्ट्रा स्टील डालना पड़ेगा, और ये मेरा 5 EC से कम है 37। तो मेरे पास वो जो मेरे पास 3 4 वो केसेस थे मैंने एसीआई के जो पढ़े थे, ये वाले, कि वी एस अगर बड़ा हो या कम हो, ये वाले सारे केसेस उनको मैं यूटिलाइज करूंगा यहाँ पे। तो उसको यूटिलाइज करते हैं 3.2 किप के लिए।
मैं ये कहता हूँ कि जी मैं नंबर 3 की अगर स्टीरअप इस्तेमाल करता हूँ, हालाँकि मुझे इन्होंने कहा था कि नंबर 4 की इस्तेमाल करो, लेकिन नंबर 4 की बेकार काम हो जाएगा, क्योंकि इतनी कम के लिए नंबर 4 का सरिया ना इस्तेमाल करें। आपको अगर न्यूमेरिकल में बाउंड किया जाएगा तब आपने करना है, वरना बेशक ना करो। सस्ता हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। मैं नंबर 3 का इस्तेमाल करूँगा। एरिया ऑफ स्टील, मेरे पास अब ये जो स्टिरअप होती हैं, ये टाइज होती हैं, ये रेक्टेंगुलर टाइज होती हैं। इसको हमेशा डबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब आपके क्रैक्स आ रहे होते हैं तो दो जगह से सरिया रोक रहा होता है, लेफ्ट से भी राइट वाला भी। जो सीधा सीधा सरिया होता है, लेफ्ट वाला भी रोक रहा होता है और राइट वाला भी रोक रहा होता है, इसलिए हमेशा 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। नंबर 3 जो सरिया होता है उसका एरिया होता है 0.11, इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम स्टिरअप्स इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 0.22 आ गया। अब ये हमारे पास ए वी आ गया। तो हम स्पेसिंग चेक करते हैं। तो स्पेसिंग इज इक्वल टू 5, इसमें 0.85 होती है, जो हमारी शेयर होती है इसकी वैल्यू 0.85 होती है, इसमें 5 की वैल्यू। ए वी जो हमारा 0.22 है। एफ वाई हमें गिवन था 60,000, डी हमें गिवन था 21.5 जो हमने निकाला था। वी एस जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है 3.2, ये वैल्यू रखी, तो मेरे पास एस की वैल्यू आ गई 75 इंच। मुझे इसमें वो रिंग्स डालने चाहिए 75 इंच पे, लेकिन 75 इंच बहुत ज़्यादा है। एसीआई क्या कहता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, जितनी आपकी डेप्थ बाय 2 है या 24 इंच। मेरी डेप्थ बाय 2 आती है 10.75 और 24 इंच। ठीक है, तो 10.75 आप मजदूर को बताओगे कि 11.25 इंच पे डालना, तो वो 11.25 इंच नहीं डाल सकता, तो इसको थोड़ा सा मजीद कंजर्वेटिव करके 10-10 इंच पे कह दो। तो हम नंबर 3 एट 10 इंच स्पेसिंग पे स्टिरअप्स रख देंगे। मेन री आ गई, स्टिरअप्स आ गए। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि जी आपने इसकी बी और डी, मतलब उसकी विड्थ और डेप्थ भी डिजाइन करनी है, मतलब लोडिंग दे दी जाए, आपको कहा जाए बस बीम डिजाइन कर दो, उसकी डेप्थ भी डिजाइन करो, उसकी विड्थ भी डिजाइन करो, उसका एरिया ऑफ स्टील भी डिजाइन करो, तो आपने पहला काम क्या करना है? पहला काम आपने क्या करना है? रो बैलेंस निकालना है। रो बैलेंस निकाल के आपने कोई एक रो सिलेक्ट कर लेना है। लेट से मैं रो सिलेक्ट करता हूँ 0.5 रो मैक्स, 0.375 रो बैलेंस हो जाएगा। रो बैलेंस मैंने निकाला होगा, 0.375 मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास रो की वैल्यू आ जाएगी, एरिया ये जो स्टील रेशो है। अब ये जो स्टील रेशो है, ये मेरी मैक्सिमम से कम होनी चाहिए और मिनिमम से ज़्यादा हो जानी चाहिए, जिस तरह इस न्यूमेरिकल में हमने किया था। वहाँ जब मैंने फिक्स कर लिया, तो मेरे पास एक छोटा फार्मूला है, उससे मैं बी डी स्केयर निकाल सकता हूँ। मेरे पास बी डी स्केयर इज इक्वल टू एम यू ओवर 5 RN है। एम यू क्या है? जितना मेरे पास मोमेंट आ रहा है, जितने लोडिंग आ रही है, या फिर मुझे बताया जाएगा कि जी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए उस बीम की। तो मेरे पास जितनी लोडिंग आ रही है डिवाइड बाय 5 MN। हमेशा मोमेंट में फाइव जो होती है वो 0.9 होती है फ्लेक्जर में। ठीक है, तो मैं एम यू की वैल्यू निकालूंगा, आर एन की वैल्यू निकालूंगा इस फॉर्मूले से। आर एन इजिकल टू रो एफ वाई 1 - रो एफ वाई ओवर 127 एफ प्राइम सब सी। तो रो मैं पहले निकाल अपना सेट कर चुका हूँ, आर एन की वैल्यू आ जाएगी, इस फॉर्मूले में डालेंगे, एम यू कैलकुलेट करके भी इसमें डालेंगे, तो बी डी स्केयर आ जाएगा। बी डी स्केयर अगर आपके पास आ गया, बी आप रखो अपने कॉलम के बराबर, अपनी दीवारों के बराबर, डी आ जाएगा। नहीं तो आप दोनों अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि बी और डी की जो रेशो है ना आपस में, डेप्थ टू विड्थ रेशो, वो दो मैक्सिमम हो जाए। मतलब 9/18 की बीम होती है, 9/16 की बीम होती है, इस तरह की कोई आपने रिलेशन रखना है, तो बी और डी आप यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये एसी ही एसीआई ही हमें ये कहता है कि अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिस तरह ये पहला पहला केस है, तो बीम की जो एच है, उसकी टोटल हाइट, वो स्पैन डिवाइड बाय 16 के बराबर होगी। अगर आपके पास एक जगह फिक्स है, एक साइड पे पिन है, तो आप इतनी रखो, एक साइड पे आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये भी तकरीबन उसके पास पास ही आता है आंसर। ये अच्छा डिजाइन कहता है एसीआई इसको, कि ये थोड़ा बेहतर होता है डिजाइन। आपकी मर्जी, आप ये भी कर सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम का जितना स्पैन मैंने आपको बोला है उसको L/16 करो, उसको हाइट रखो, हाइट में से आप उसका कवर ऊपर नीचे और थोड़ा सा स्टील का एरिया माइनस करो। वो तकरीबन बनता है ½ इंच ऊपर से, ½ इंच स्टील का एरिया, 1 इंच वो बनता है, कवर आपका बन जाता है 1.5 इंच का, तो 2.5 इंच उसमें से माइनस कर लो। L/16 किया, 16 फुट अगर स्पैन था L/16, तो मेरे पास 1 फुट आ गई, उसकी डेप्थ आ गई, 2.5 इंच माइनस कर दिया, तो तकरीबन उतनी छोटी सी बीम बन जाएगी। ठीक है,
तो स्मॉल डी आपके पास यहाँ से आ जाएगा, उसको यहाँ पर रख के तो आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि आपकी बीम की चौड़ाई कभी भी आपकी डेप्थ से ज़्यादा ना हो, और वो कभी भी स्क्वायर बीम नहीं होनी चाहिए, हमेशा रेक्टेंगल होनी चाहिए, आपकी डेप्थ ज़्यादा हो। ठीक है। अब आपने जो नया बी डी बनाया है उसके हिसाब से अगर आपको रीइंफोर्समेंट अगर चेंज करनी पड़ रही है तो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा डिज़ाइनर हमेशा चेंज करता है, लेकिन क्योंकि आप अभी स्टूडेंट्स हैं, आप इस चीज़ को अभी बेशक ना करें। आगे चलते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट रेशो पे। तो हमने क्या बताया, स्टील रीइंफोर्समेंट इज इक्वल टू स्टील रेशो मल्टीप्लाई बाय बी डी के बराबर होती है। रो हमारे पास जो आया था, अगर वो सेटिस्फाई, यहाँ पे आप मुतमईन हो गए हैं, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील से आप बताएंगे कितनी बार्स पड़ी हैं। ठीक है। फिर आगे हम आते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ में हमारे पास मोमेंट हमारा 5 mn हमारा 5 mu से बराबर बड़ा होना चाहिए। तो mn इज इक्वल टू रो एफ आई बी डी स्क्र 1 - रो एफ आई ओवर 1.7, यहाँ पे आ जाएगा। ये रो की वैल्यू हम निकाल चुके हुए हैं, mn हमारा पास यहाँ पे आ जाएगा, बी डी भी हम निकाल चुके हैं। तो ये क्या होगा कि ये इस सेक्शन का क्या कहते हैं, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है। ये मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 0.9 थोड़ा सा कम कर दो, वो आपकी एमयू से बड़ी होनी चाहिए जितना आप लोड उस पर लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर है, जिस तरह मैंने पिछला न्यूमेरिकल आपको कराया है, सेम इसी तरह इसमें शेयर भी आ जाएगा। तो इस प्रोसीजर में बेटा आपने क्या करना होता है, बिल्कुल समराइज कर देता हूँ। स्टील रेशो अपना शुरू में रख लो, रो बैलेंस का एक फार्मूला आपने पीछे पढ़ लिया है, उससे आप स्टील रेशो निकाल लो। ठीक है, कि मैं स्टील रेशो इतना रखना चाह रहा हूँ। ये रखने के बाद आप क्या करेंगे कि इस पे एक, ज़्यादातर लोग तो वैसे शुरू में डिज़ाइन करते हुए वो अपना अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी बीम इतने बाई इतनी की, लेकिन आप उस तरह भी कर लो, ये भी बेहतर है। तो हम इससे हम रो निकाल लिया, रो से हमने उसकी चौड़ाई और गहराई निकाल ली, चौड़ाई गहराई निकालने के बाद उसमें से हमने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर लिया। तो यही सारा कुछ हमने यहाँ पे भी कर सकते थे। अगर ये चौड़ाई और गहराई हमें गिवन ना होती तो हमने क्या करना था, रो निकालना था यहाँ से, रो इज इक्वल टू 1/m 1 - 2m आर एन ओवर एफ आई। यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम दोनों का चेक लगा दो, या आप डायरेक्टली मैक्सिमम का हाफ आप रो ले लो, जितना वहाँ पे कहा गया है इसका हाफ ले लो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इससे कम दिया गया है, ये आपकी मर्जी है। आप यहाँ से शुरू करोगे अगर आपको कुछ भी ना दिया जाए। तो रो की वैल्यू हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, रो इज इक्वल टू 1/m 1 - 2n आर एन ओवर एफ आई। मिनिमम मैक्सिमम का चेक लगा के रो आप फाइनल करोगे। रो फाइनल करने के बाद आप अपना क्या कहते हैं, बी डी स्केयर निकालोगे। बी डी स्केयर के लिए आपको मोमेंट आप लोडिंग से आ जाएगा, आर एन की वैल्यू आपको चाहिए होगी। आर एन की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास यहाँ से आ जाती है, ये जो हमारे पास रो की वैल्यू होती है, इसे हम आर एन निकाल देते हैं। या फिर आप आर एन ना भी निकालो तो यहाँ पे आर एन की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। ठीक है। आर एन की अपनी एक वैल्यू होती है, वो जो मैंने शुरू में बताई थी आपको, ये रो एफ आई 1 - 1/2 रो एम। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। आर एन की वैल्यू, रो आपको आपने फाइनल कर लिया है और मॉड्यूलर रेशो आपको पता है। ठीक है। सो ये सब इस्तेमाल करते हुए आपने ये 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं, और ये 3 न्यूमेरिकल्स ही आपका क्या कहते हैं असाइनमेंट है मिड के लिए। ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सिंपली सपोर्टेड बीम टू कंप्यूट अ डेड लोड ऑफ 1.27, लाइव लोड ऑफ 2.15, स्पैन 15 फीट, एफ आई एफ सी गिवन है। यार इसमें आपने, सिंपल है, आपको हर लोड्स भी गिवन है, स्पैन भी गिवन है, एफ सी एफ आई गिवन है। ठीक है, इसको डिजाइन कर दो। दूसरा आता है, मतलब इसमें आपने क्या क्या निकालना होगा, उसकी बी डी की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है, और आपने उसको एंड में जो है उसके लिए शेयर स्ट्रेंथ के लिए चेक कर लेना है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टील एरिया एंड वेरिएबल स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर। अब एक और है, आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन लिमिट द हाइट ऑफ ए 50 लॉन्ग सिंपल बीम टू 16 इंच। अब आप पे हाइट की शर्त आ गई है, 16 बाय 12 का बीम आपने रखना ही रखना, इससे ऊपर नहीं जा सकते।
16 बाय 12 का बीम है। लोड्स आप पे गिवन क्या क्या है, डब्ल्यू डी गिवन है, डब्ल्यू एल गिवन है, एफ सी एफ आई गिवन है, रीइंफोर्समेंट क्या होगी, सिंपल जिस तरह का न्यूमेरिकल पहले कराया एग्जैक्टली वही है। यूजिंग द सेम कंक्रीट डायमेंशंस एज यूज्ड फॉर द सेकंड इक्वेशन, मतलब जिसमें आपके पास बी 10 हो, डी आपके पास 17.5 हो, एच आपके पास 20 हो, एंड सेम मटेरियल स्ट्रेंथ, जो आपकी सेम मटेरियल स्ट्रेंथ आप 5000 6000 यूज कर लो या 4000 6000 यूज कर लो। फाइंड द स्टील रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट अ मोमेंट ऑफ, मोमेंट की वैल्यू भी अब आपको गिवन है, ठीक है, मोमेंट की वैल्यू आपको गिवन है, आपने सिर्फ स्टील निकालना है, इसमें आप उसको शेयर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये 3 न्यूमेरिकल आपकी वो असाइनमेंट है, तो ये आपने करना है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। चलें जी।